जोसा 2026 का जो फोर्थ राउंड है वो जस्ट भी कंक्लूड हुआ है। जिन बच्चों को आईआईटी आईएससी मिली है और उनको अगर अच्छी आईआईटी अगर नहीं मिली है, अगर वो विड्रॉ करके ड्रॉप लेना चाहते हैं तो फोर्थ राउंड तक ही आप विड्रॉ कर सकते हो। फिफ्थ राउंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीए से ड्रॉप कर सकते हो। 14 जुलाई की शाम को 5 बजे तक ही आईआईटी और आईएससी बैंगलोर का ऑप्शन है, उसके बाद का ऑप्शन नहीं है। आप में से बहुत सारे बच्चों को जोसा की काउंसलिंग के थ्रू बहुत सारे अच्छी कॉलेजेस और ब्रांचेस मिल चुकी होंगी। जिनको नहीं मिली होगी उनमें से कुछ बच्चे ड्रॉप के लिए सोच रहे होंगे और कुछ बच्चे हो सकता है कि सी सेब या फिर स्पेशल राउंड के लिए शायद प्रिपेयर कर रहे होंगे। इस वीडियो के अंदर जो स्पेशल राउंड है या फिर स्पॉट राउंड या फिर सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड का जो राउंड है मैं उसको आराम से आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज है, ऑल्दो बड़ा प्रोसेस बिल्कुल वैसा का वैसा है जैसा जोसा का है, बट फिर भी मेरे पास 2-4 बातें इसके अंदर एक्स्ट्रा है आपको बताने के लिए। तो आराम से सारे सारे वीडियो को अच्छे से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा कैसे हमें सी सेब वाले इस पूरे काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना है। जो बच्चे ड्रॉप के लिए सोच रहे हैं और स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ एडवांस की प्रिपरेशन करनी है, वो सिर्फ और सिर्फ अगर चाहे तो वो प्रवीण फास्टलेन से पढ़ सकते हैं। और जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन के लिए पढ़ना चाहते हैं प्रज्ञान से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी ऑफ कोर्स यूट्यूब से फ्री में लगातार पढ़ ही सकते हो, जहां भी आप पढ़ रहे हो वहां से यूट्यूब तो लगातार पढ़ते ही रहिएगा। और जिन बच्चों को ऐसा लगता हो कि नहीं सर मैं सी सेब के राउंड के अंदर जाना चाहता हूं, तो मैं एक बार आपके लिए बेटा ये जो सी सेब का जो राउंड है मैं उसको आपके साथ एक बार डिस्कस करना चाहूंगा। जोसा की जो काउंसलिंग है वो 5 राउंड की थी, वो कंप्लीट जस्ट होने वाली है और उसके बाद बेटा एक पार्शियल एडमिशन फीस भी आपको जमा करानी होगी। उसका रिमाइंडर भी आपके ग्रुप के अंदर मैं आपके पास भेज दूंगा। उसके बाद जोसा की काउंसलिंग के बाद जितने भी एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होंगे उनके अंदर जहां जहां सीट्स खाली रह जाएंगी उन खाली रही हुई सीटों का जो वापस से काउंसलिंग होगी उसे हम सी सेब राउंड बोलते हैं। उसके अंदर भी 2 राउंड होंगे। तो सी सेब के अंदर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशंस करने होंगे, फ्रेश चॉइसेस फिल करनी होंगी और जो फ्रेश चॉइसेस फिल करनी होंगी वो चॉइसेस सिर्फ और सिर्फ वही होंगी जो आपके पास अवेलेबल होंगी। कब अवेलेबल होंगी? जो जोसा की जो काउंसलिंग होगी उसके बाद जो बची हुई सीटें हैं वो बेटा आपके पास सी सेब के अंदर अवेलेबल होंगी। तो ऑफ कोर्स बेटा इसके अंदर आपके पास 2 राउंड है। ऑब्वियस बात है बेटा इसके अंदर लगभग जेईई मेन का जो स्कोर है वही इसके अंदर वैलिड है और 115 के आसपास बेटा रफली इंस्टीट्यूट है जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। एक रफ से बड़ा डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जोसा की काउंसलिंग के अंदर आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई होते हैं और अपने जो सी सेब है उसमें ऑफ कोर्स बेटा आईआईटीज के अलावा जो एनआईटीज और बेटा जो ट्रिपल आईटीज है, जीएफटीआई है वही रहते हैं। और इस राउंड के अंदर एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के अंदर जोसा के राउंड के अंदर जो सीटें खाली हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सीटों पर सी सेब या फिर स्पेशल राउंड के अंदर काउंसलिंग होगी। जोसा बेटा आपका 5 राउंड का हुआ है, सी सेब आपके पास बेटा सिर्फ और सिर्फ 2 राउंड का ही होगा। लास्ट ईयर ये 3 राउंड का था। इसकी जो वेबसाइट है बेटा cseb.nic.in जोसा की कंप्लीशन के बाद होगी और बेटा ऑफ कोर्स वेकेंट सीट जो होंगी जोसा की बेटा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पे ही काउंसलिंग होगी। फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा और फ्रेश हमें वापस से चॉइसेस फिल करनी होंगी। जो चॉइसेस हमने पहले से फिल कर रखी है उनसे काम नहीं बनेगा। कौन कौन बेटा इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है उसको भी हम आराम से इत्मीनान से देखते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाए तो बेटा मैं कमेंट्स में रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ऑल्दो मान के चलो कि आपके मन में जो भी सी सेब को लेकर डाउट होगा वो मेरा ऑब्वियस बात है कि पूरे इस वीडियो के अंदर डिस्कस कहीं ना कहीं कर ही लूंगा। रफली बेटा मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 31 एनआईटीज, 26 ट्रिपल आईटीज, एक बेटा आईआईएसटी शिवपुर, 3 स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर और बेटा 56 गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, कुल मिलाकर बेटा लगभग 114-115 के आसपास इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस सी सेब के राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। ऑफ कोर्स आईआईटीज को छोड़ के बाकी सारे इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं। हालांकि बेटा गिनती में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है क्योंकि जो एसपीएस है ना उसको बेटा मैंने जीएफटीआई के अंदर भी इंक्लूड कर रखा है तो वो 2 जगह काउंट हो रखे हैं। बट रफली तुम समझ गए कि बेटा लगभग 115 के आसपास इंस्टीट्यूट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये है कि ना कौन कौन सी सेब या फिर स्पेशल राउंड के अंदर अप्लाई कर सकता है। तो इसका शॉर्ट आंसर ये है कि जिस बच्चे ने जेईई मेन का एग्जाम दिया हो और जोसा की काउंसलिंग के अंदर फ्रीज ना किया हो है ना, वो सारे के सारे बच्चे बड़े आराम से सी सेब के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑल्दो मैं इसको और बेटर तरह समझाने की कोशिश करूंगा। शॉर्ट आंसर बेटा यही है और 99% केसेस में ये वाली डेफिनेशन बड़े आराम से वैलिड है। कौन कौन बेटा एलिजिबल है जो इस सी सेब में पार्टिसिपेट करने के लिए? जिसने जोसा में रजिस्टर किया ही नहीं हो लेकिन जेईई 2026 का एग्जाम दिया हो वो सारे के सारे बच्चे बड़े आराम से सी सेब के अंदर फ्रेश अप्लाई कर सकते हैं, नो इश्यूज। लेकिन हालांकि ऑफ कोर्स बड़ा से बच्चे बहुत कम होंगे। जिन बच्चों ने रजिस्टर किया हो जोसा के अंदर लेकिन उन्हें कोई सीट ना मिली हो वो बच्चे भी बड़ा सी सेब के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन बच्चों की सीट कैंसिल हो गई हो, जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है ना वो उन्होंने जमा ही ना कराई हो, जैसे बेटा हम क्या बोलते थे, हम ऐसा कहते हैं कि ना आपको पहले एक सीट मिलेगी है ना और जो सीट मिलेगी उसको आप एक्सेप्टेंस करना है। एक्सेप्टेंस वाला जो प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला जो प्रोसेस है, सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करानी है, उस प्रोसेस को फॉलो ना किया तो ऑफ कोर्स उसको जोसा से बाहर निकाल दिया गया था। वो सारे के सारे बच्चे भी इसके अंदर बड़े आराम से सी सेब के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन लोगों ने जोसा से एग्जिट मार लिया था है ना,
उन्होंने सारे बड़ा चॉइसेस फिल की और उनको जो मिल रहा था उनको नहीं चाहिए था, उन्होंने एग्जिट मार लिया, विड्रॉ नहीं एग्जिट मार लिया था, वो बच्चे भी सारे के सारे बड़े आराम से एलिजिबल हैं। उन्होंने बेटा ना कोई सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा कराई है, ना उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स जमा कराए थे, उन्हें जो मिल रहा था उन्हें वो चाहिए नहीं था और वो बड़े आराम से एग्जिट कर गए। एक बड़ा पांचवा और है, ये थोड़ा सा मतलब ठीक है, बहुत कम बच्चे होंगे ऐसे जिन बच्चों के पास आईआईटी की सीट है, आईआईटी वो ले चुके हैं, वो बच्चे भी जोसा की काउंसलिंग के बाद सीसेप के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं फिर से बोल दूं, आईआईटी मिल चुकी है जोसा की काउंसलिंग के अंदर, वो बच्चे भी सीसेप के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सिक्स्थ वाला, मोस्टली बच्चे इस सिक्स्थ वाले केस के अंदर आ रहे होंगे और वो ये है कि एनआईटी प्लस सिस्टम में उनको कोई ना कोई सीट मिली है, उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फीस भी जमा करा दी है और जो पार्शियल एडमिशन फीस आएगी ना, अभी बड़ा मेरे ख्याल से 22-23 जुलाई के आसपास उसको जमा करानी है, वो भी वो बड़े आराम से टाइम से जमा करा देंगे और वो अपनी एनआईटी प्लस सिस्टम के अंदर जो भी सीट मिल रही है उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और वो जाने के लिए रेडी भी है। बट वो ये चाहते हैं कि यार मैं एक काम करता हूँ कि सीसेप में भी पार्टिसिपेट कर लेता हूँ और देखता हूँ कि यार क्या मेरी सीट ऊपर हो सकती है क्या, है कि नहीं। तो वो बच्चे भी सीसेप के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं विदाउट लूजिंग द जोसा सीट। अब वो विदाउट लूजिंग द जोसा सीट का मतलब क्या मैं समझाने की कोशिश करूंगा, बट आप ये मान के चलो कि जिस बच्चे को एनआईटी प्लस सिस्टम के अंदर कोई ना कोई सीट मिली है, उसके लिए जो सीसेप के जो 2 राउंड है ना, ये एक तरह रफली आप ऐसे मान के चलो कि जोसा के 5 राउंड है और ये 6वां और 7वां राउंड है, बस उनके लिए ऐसा है, रफली ऐसा है। हाँ, चॉइसेस उसको वापस से फिल करनी पड़ेंगी, वो मैं एक बार वापस से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जोसा में जिसने पार्टिसिपेट कर रखा है उसको लेट्स से कि एनआईटी और वारंगल के अंदर लेट्स से कि मैकेनिकल मिल गई, लेकिन वो सोचता है कि एनआईटी वारंगल के अंदर लेट्स से कि 2 कंप्यूटर साइंस की सीटें खाली है, फिर 1 इलेक्ट्रिकल की सीट खाली है, क्या मैं सीसेप में पार्टिसिपेट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं सर। मैं एनआईटी वारंगल की मैकेनिकल की सीट नहीं छोड़ना चाहता। कौन छोड़ना चाहता है? नहीं छोड़ना चाह रहे, बिना छोड़े बेटा हम उस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अगर वहां पर अगर सीट खाली होगी तो हमें मिल जाएगी, अदरवाइज हमारी मैकेनिकल वाली सीट कंफर्म रहेगी। ये बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई नो इट वेरी वेल कि जो बच्चे बेटा मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे उसमें से मोस्टली बच्चे इस 6th वाली कैटेगरी के अंदर ही लाई करते हैं, ठीक। तो मैं इस पर ऑफ कोर्स थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस करूंगा। जिन्होंने विड्रॉ कर लिया था वो बच्चे बड़ा आराम से, मतलब है ना, उन्हें कोई सीट मिली, सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करा दी और उसके बाद उन्होंने बड़ा राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 कभी भी किसी भी राउंड के दौरान विड्रॉ कर लिया, वो सारे के सारे बच्चे भी सीसेप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नो इश्यूज। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण बेटा कोई ना कोई उनकी सीट कैंसिल हो गई, वो बच्चे भी अगेन सीसेप के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिस बच्चे ने बेटा पार्शियल एडमिशन फीस जमा नहीं कराई बेटा, हालांकि पार्शियल एडमिशन फीस जमा कराने की भी तो टाइम है, जुलाई के लास्ट वीक के अंदर है वो, लेकिन मान लो कि बच्चा अगर नहीं जमा कराता वो बच्चा भी सीसेप के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। तो आपने देख लिया होगा कि जिस बच्चे ने एक तरीके से फ्रीज नहीं किया ना, उसके अलावा लगभग सारे के सारे बच्चे ही एलिजिबल हैं, उनको कोई बड़ा दिक्कत सीसेप में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फ्रीज करने वाला बच्चा कौन? एक बच्चा है जो फ्रीज करने के बावजूद सीसेप में पार्टिसिपेट कर सकता है। कौन? जो आईआईटी की सीट फ्रीज करके बैठा है वो भी बड़ा सीसेप के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। ऑल्दो ऐसा कोई बच्चा होगा नहीं, बट कर सकता है। लेकिन किसी बच्चे ने एनआईटी की सीट अगर फ्रीज कर रखी है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। किसी ने ट्रिपल आईटी की सीट फ्रीज कर रखी है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। किसी ने गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट की सीट फ्रीज कर रखी है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। बाकी सारे बच्चे बड़ा आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एज यू सो दैट। ऑफ कोर्स बेटा मोस्टली बच्चे 6th वाले होंगे और मैं सारे 6th वाले बच्चों को कहूंगा कि अगर बेटा मान लो कि सीसेप में पार्टिसिपेट करने पर 1 या 2 बड़ा ब्रांच या कॉलेज अगर ऊपर जाती है तो ऑफ कोर्स वी शुड पार्टिसिपेट इन इट। स्पेशल राउंड में कई बार अच्छी कॉलेज वगैरह मिल जाती है। हाँ बेटा, जो टाइप 6 है उसका बड़ा मैं सिंपल रूल बता देता हूँ। आपके पास बेटा पहले से एक सीट है एनआईटी प्लस सिस्टम के अंदर, आपने बेटा जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है और पार्शियल एडमिशन फीस है दोनों जमा करा रखी है। ये तो आपने अभी तक जमा करा रखी होगी, ये बड़ा ऑफ कोर्स आप लास्ट राउंड में जमा कराई दोगे और आपने जोसा से जो भी आपको सीट मिली है बड़ा आपने वो पकड़ रखी है। बट यू कैन स्टिल ट्राई फॉर अपग्रेड। फिर आपने देखा कि सीसेप का जब काउंसलिंग स्टार्ट हो रही थी तो उससे पहले सीसेप ने लिस्ट निकाली कि यार इन एनआईटीज इन ट्रिपल आईटीज के अंदर ये ब्रांचें बची हुई है और आपको लग रहा है कि यार ये वाली ब्रांच अगर मुझे मिल जाए तो मेरे को तो जोसा से मिला है, मैं उससे अपग्रेड कर सकता हूं। तो उस केस में ऑफ कोर्स बड़ा सीसेप के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। लास्ट टू लास्ट ईयर मुझे ऐसा याद रहा कि वारंगल के अंदर शायद 3 कंप्यूटर साइंस की सीटें भी खाली थी। कई बार बच्चा ऐसा होता ना कि वो लास्ट राउंड तक सीसेप के सॉरी जोसा के काउंसलिंग के अंदर वारंगल की कंप्यूटर साइंस की सीट लेके बैठा रहता है और साइड में बिट साइड की कंप्यूटर साइंस की सीट भी लेके बैठा रहता है, फिर लास्ट में बिट्स की तरफ निकल जाता है। तो ये वाली 3 सीटें वहां पर खाली रह गई थी। तो अगर आपको लिस्ट देखकर ऐसा लगे कि यार ये वाली सीटें बढ़िया बची हैं तो आप बड़ा आराम से अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो सीसेप के थ्रू। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इफ ए न्यू सीट इज अलॉटेड द ओल्ड वन डाइज। ऑफ कोर्स आपको फॉर एग्जांपल एमएनआईटी जयपुर के अंदर सिविल मिल रखी है और आपने सीसेप के अंदर पार्टिसिपेट किया। सीसेप में आपने जब पार्टिसिपेट किया तो आपने सिर्फ और सिर्फ वही ऑप्शंस फिल किए जो आपकी एमएनआईटी जयपुर की सिविल से बेटर थे। ठीक है, तो जैसे ही आपको वहां पर कोई सीट मिलेगी तो ये वाला जो आपकी एमएनआईटी जयपुर वाली जो सीट है ना, ये ऑफ कोर्स आपके हाथ से छूट जाएगी। छूटनी होती है, लेकिन अगर वहां पर कोई जगह नहीं मिलती है तो आपके पास ये एमएनआईटी जयपुर की जो सिविल है ये आपके पास रहेगी। एज सिंपल एज दैट। लेट्स से
कि किसी बच्चे को MNIT जयपुर में सिविल मिली, ठीक। अब उसने CSAT की जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई तो उसने लिस्ट में देखा कि यार ये 9 ऑप्शंस ऐसे हैं, 9 ऑप्शन ऐसे हैं जो मेरी MNIT जयपुर की सिविल से बेटर है, और अगर यहाँ कहीं अगर मुझे एडमिशन मिलता है तो मैं वहां जाना पसंद करूंगा। तो वो बच्चा क्या करेगा कि उस CSAT के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन 9 ऑप्शंस को ही फिल करेगा। ऑटोमेटिकली जो 10वां ऑप्शन है वो आपका MNIT जयपुर का सिविल हो जाएगा, ठीक है। और वो अगेन बड़ा राउंड 1 और राउंड 2 जो CSAT का है उसमें पार्टिसिपेट कर लेगा। अगर ऊपर कहीं पर भी अगर जगह खाली होगी तो बिना पूछे आपको MNIT की सिविल से उठाकर ऊपर भेज देंगे। एंड ऊपर बेटा भेजने में आपको इश्यू था ही नहीं, क्योंकि आपने ऊपर के ऊपर जो 9 ऑप्शन भरे हैं वो सारे के सारे वही ऑप्शन है जो आपके MNIT जयपुर की सिविल से बेटर थे। सो नो इश्यूज। और अगर ऊपर जगह खाली नहीं हुई तो उस केस में ऑफकोर्स बेटा आपका MNIT जयपुर की जो सिविल है वो आपके पास रहेगी। तो ठीक है, इट इज समथिंग लाइक फ्लोट, ठीक। और ऊपर के सारे ऑप्शंस पर आपको ध्यान रखने कि वही होने चाहिए जो आप एक तरीके से अपग्रेड मान के चले कि मेरे पास जो ऑप्शन है उससे बेटर है। ऐसा ना हो कि आप उसके ऊपर ना MNIT जयपुर की मेटलर्जी भर दो। अगर आपने बेटा MNIT जयपुर की अगर मेटलर्जी भर दी तो ऑफ कोर्स MNIT जयपुर की सिविल से आपको सीधे मेटलर्जी पे डाल देंगे। तो अगेन आपको अब CSAT में ध्यान रखना है कि अगर आप 6th वाली कैटेगरी के अंदर हो, आपको NIT प्लस सिस्टम में कुछ ना कुछ मिल रखा है, तो जो भी आप ऑप्शंस फिल करोगे वो सारे के सारे ऑप्शंस आपके पास जो ऑप्शन अभी से है उससे काफी बेटर होने चाहिए, ठीक है। और अगर बेटा वहां जगह खाली होगी वहां भेज देंगे, अदरवाइज ये वाला ऑप्शन तो आपके पास रहेगा। इफ ए न्यू सीट इज अलॉटेड द ओल्ड वन डाइज। ऑफ कोर्स इफ द न्यू सीट इज अलॉटेड तभी बेटा ऑफ कोर्स ओल्ड वन डाइज होगी, अदरवाइज डाई नहीं होगी। सो चूज ओनली इफ यू हैव जेन्युइनली वांट एन अपग्रेड। बेटा जेन्युइनली अपग्रेड चाहिए तभी बेटा आपको अप्लाई करना है, वरना नहीं करना। एलिजिबिलिटी बेटा वही है, ठीक है। JEE का एग्जाम दे रखा हो है ना बेटा, 75% बेटा आपके पास होने चाहिए। SC ST और फिजिकली हैंडिकैप्ड के लिए आपके पास 65% होने चाहिए बोर्ड के अंदर, या फिर 20% के ऊपर के बच्चों के अंदर होना चाहिए। बट बाकी जो सिंपल बात है वही है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखो, जब CSAT की काउंसलिंग स्टार्ट होगी ना उससे पहले एक ऑप्शन मिलेगा कैटेगरी चेंज का। तो वो जो कैटेगरी चेंज का जो ऑप्शन है ना वो बेटा 22 से लेकर 24 जुलाई के बीच में है। और मोर स्पेसिफिकली अगर कहूं तो 22 जुलाई को कैटेगरी रिस्टोरेशन का बेटा रिक्वेस्ट ओपन होगी। किसी की अगर कैटेगरी चेंज हो रही है, किसी बच्चे ने कहा कि सर मैं तो EWS के लिए अप्लाई किया था, EWS में मेरा हो नहीं पाया और इस कारण से मेरी सीट कहीं ना कहीं कैंसिल हो गई थी और सर मैं जनरल पार्टिसिपेट करना चाहता हूं। तो EWS से अगर आप जनरल शिफ्ट होना चाहते हो तो बेटा आप 22 जुलाई को आपको अप्लाई कर देना है ना। दोपहर को दिन में 10 बजे के आसपास बेटा ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और 23 जुलाई को शाम को 5 बजे तक आप अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हो। ये फिर से बोल दूं, अभी तक बड़ा CSAT की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ आपका CSAT की वेबसाइट पर जाकर आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी कैटेगरी चेंज करनी है। काउंसलिंग बाद में स्टार्ट होगी और ये सब बच्चों को नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जिसकी कैटेगरी जेन्युइनली चेंज हो रही है सिर्फ और सिर्फ उसी बच्चों को चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद 28 जुलाई को बड़ा दिन में 10 बजे के आसपास डिस्प्ले ऑफ वैकेंसीज आफ्टर जोसा राउंड। जोसा राउंड के बाद जोसा में वो चेक करेंगे कि यार 5 राउंड कंप्लीट हो गए और 5 राउंड कंप्लीट होने के बाद ये सीटें खाली हैं। जो सीटें खाली हैं उसकी लिस्ट आपको बता देंगे कि यार इस कॉलेज में इस ब्रांच की इतनी सीटें खाली हैं, आपको संख्या बता देंगे। बस हो गया अपना काम थोड़ा। हमें वो सीटें देखकर डिसाइड करना है कि हमें CSAT में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना। उन सीटों में से कुछ अगर सीटें ऐसी हो जो आपको लगता है कि आपके पास जो पहले से अवेलेबल ऑप्शंस हैं उससे अगर बेटर हैं तो पार्टिसिपेट कर लेंगे, अगर बेटर नहीं है तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सिंपल, कोई लोड ही नहीं इसके अंदर। CSAT के अंदर बड़ा जो डिस्प्ले ऑफ वैकेंसीज होंगी, अब इसमें बच्चा सोचेगा कि सर ना वैकेंसीज रह कैसे गई। देखो वैकेंसीज रहने का एक कारण तो बड़ा ये है कि ना जो मैंने आपको समझाया कि 5th राउंड के अंदर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो यहां से उठकर काउंसलिंग से पार्टिसिपेट करते 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 लास्ट में आके विड्रॉ करके ड्रॉप के लिए चले जाएंगे। होंगे ऐसे बच्चे, बच्चा 8-9 हजार में 8-9 हजार रैंक पर भी ड्रॉप ले रहा है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे मिल जाएंगे, तो वो बड़ा ऑफकोर्स कुछ ना कुछ जगह छोड़ेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बड़ा ऑफकोर्स है ना यहां से उठ के बिट साइड चले जाएंगे, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो यहां से बड़ा उसके उठ के बड़ा फॉरेन यूनिवर्सिटी चले जाएंगे। तो कुछ ना कुछ जगह इस कारण से आपके पास बच जाती है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो लास्ट राउंड के अंदर पार्शियल एडमिशन फीस जमा करानी होती है, ये इन्फॉर्मेशन कई बच्चों के पास नहीं होती। और बहुत ही सिंसियरली बोल रहा हूँ इस बात को, आपको ऐसा लग रहा है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है, उनको लगता है कि सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करा दी, हो गया हमारा काम। बेटा जुलाई के लास्ट वीक के अंदर पार्शियल एडमिशन फीस भी जमा करानी है, और जो बच्चे पार्शियल एडमिशन फीस जमा नहीं कराएंगे उनके लिए जोसा ये मान के चलेगा कि ये वाले बच्चे जोसा में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, ये विथड्रॉ करना चाहते हैं, वो अपनी एक फीस काटकर उनकी फीस रिफंड भी कर देंगे जो SAF उन्होंने पहले से जमा कराई थी। तो ऐसे बच्चे भी होंगे। तो जैसे बच्चे बाहर निकलेंगे तो उनकी सीटें भी कहां पर अवेलेबल हो जाएंगी, कहां पर अवेलेबल हो जाएंगी आपके पास बेटा, कहां पर CSAT वाले राउंड के अंदर। ऑफ कोर्स बेटा इसलिए पार्शियल एडमिशन फीस जमा कराना कंपलसरी है। ऑल्दो जिस बच्चे ने पार्शियल एडमिशन फीस जमा नहीं कराई ना, वो बच्चा अगर चाहे तो उसी सीट को वापस से CSAT के अंदर वापस से क्लेम कर सकता है, वापस से वहां पर उसको CSAT के अंदर वापस से पार्टिसिपेट करके वापस से उस सीट को वापस से ले सकता है। लेकिन जोसा से तो जो उसे मिला था वो उससे निकल जाएगा अगर उसने पार्शियल एडमिशन फीस जमा नहीं कराई तो इस कारण से खूब सारी सीट्स मिल जाती हैं। खासतौर से पार्शियल एडमिशन फीस वाला जब से क्राइटेरिया आया ना और कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो बेटा ऐसे मैंने काफी बार नोटिस किया। एनीवेज मुद्दे पे आते हैं। 28 जुलाई को बेटा दोपहर 10 बजे के आसपास रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फीस का पेमेंट होगा। स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फीस 5,000 रुपए की है, ठीक है। मैं इसको समझाता हूं। एंड चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट होगी।
स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फीस और इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस 1, ये दोनों एक साथ जमा करानी है। इसमें से 5,000 रुपए बेटा आपके स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फीस के हैं, ये काउंसलिंग के हैं, ये नॉन रिफंडेबल है। और बाकी 35,000 जो फीस है वो बेटा इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस है, वो सारे के सारे फीस आपकी इंस्टीट्यूट को शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, ये कब करना है? ये जिस टाइम आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे ना उसी टाइम करना है। आपको कोई इंस्टीट्यूट मिला नहीं है, आपको कुछ भी नहीं मिला है, फिर भी आपको बेटा ये आपको पैसे रेडी रखने हैं। तो ध्यान रखिएगा बेटा, ये आपको बेटा आना 5,000 और बेटा 35,000 बेटा लगभग 40,000 के आसपास बेटा जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को पैसे रेडी रखने हैं। जो SC ST PWD है उनके लिए बेटा शायद 19,000 है, मैं अगले पेज पे उसको डिस्कस भी कर लूंगा। ये इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस 1 है। अब इसमें थोड़ा सा लोचा भी है, वो मैं अगले पेज पे डिस्कस करूंगा, आप बेटा तब तक थोड़ा बने रहिएगा। अगेन बेटा बाकी सारी बातें सेम है जोसा वाली। 31 जुलाई के आसपास बेटा एक मॉक सीट एलोकेशन दिखा देंगे। 3 अगस्त को बेटा रजिस्ट्रेशन और पेमेंट जो ना वो एंड कर देंगे। और बेटा इस रजिस्ट्रेशन में याद रखना कि चॉइस फिलिंग होगी, जो आपने चॉइस फिलिंग जोसा में कर रखी थी वो नहीं, फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी। और जो अवेलेबल ऑप्शंस होंगे ना, जो सीटें वैकेंट है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, एंड 5 अगस्त को बेटा 2 बजे चॉइस फिलिंग और लॉकिंग जो होगी ना बेटा आपकी वो एंड हो जाएगी। उसके बाद आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते बेटा। ठीक, और रजिस्ट्रेशन और पेमेंट जो ना वो बेटा 3 अगस्त दिन में 10 बजे तक ही रहेगा। चॉइस फिलिंग जो बेटा 5 अगस्त को दोपहर को 2 बजे तक लगातार चलती रहेगी। राउंड 1 का जो बेटा रिजल्ट है ना, वो 6 अगस्त को शाम को 5 बजे आएगा। 6 से लेके 10 अगस्त के बीच में बेटा आपको अपनी विलिंगनेस बतानी है कि मैं सीट को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, फ्लोट कर रहा हूँ, जो भी है ना, बड़े सारे ऑप्शंस आपको करने हैं। और अब आपको एक इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस 2 भी जमा करानी है। इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस 2 बेटा अगेन शायद बेटा 30 या 35,000 रुपीज के आसपास है बेटा, वो आपको जमा करानी है। 35,000 रुपीज ही है जनरल के लिए बेटा, वो आपको जमा करानी है। ये इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस 1 से अलग है। तो इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस 1 में कितनी थी? 35। इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस 2 कितनी है? 35,000। दोनों मिला के कितने हो गए? 70,000 रुपए। ये 70,000 रुपए कहाँ चले जाएंगे? आपकी NIT या IIIT पे जो एडमिशन है वापस शिफ्ट हो जाएंगे। 5,000 रुपए बेटा ऑफकोर्स आपके CSEB वाली जो काउंसलिंग है वहां पर बेटा आपके कट जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स बेटा आपको ऑफकोर्स वहां पर अपलोड करने हैं। तो ये जो आपकी इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस है उसमें से 35,000 रुपए आपको चॉइस फिलिंग के टाइम करना है। और इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस 2 जो है बेटा वो आपको कब करना है? जब आपकी बेटा रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद। अगेन बेटा इसमें मुझे और बातें बोलनी है, मैं अगले पेज बोलूंगा ना। 11 अगस्त को बेटा शाम को 5 बजे तक बेटा डॉक्यूमेंट वेरीफाइंग जो ऑफिसर है उसको बेटा क्वेरीज अगर वो जनरेट करता है तो उनको रिप्लाई करना है। क्वेरीज क्या होती है मैं आपको पहले से बेटा एक्सप्लेन कर रखा हूँ जोसा वाले वीडियो के अंदर। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी रह गई है तो बेटा ऑफकोर्स आपसे पूछेंगे, आपको उसका रिप्लाई करना है, एज सिंपल एज दैट। राउंड 2 के अंदर बेटा अगेन आपके पास ये डेट्स हैं, बस बेटा डेट्स याद रखना, कोई खास ऐसा बड़ा काम नहीं। बेटा फिजिकल रिपोर्टिंग तो बेटा 13 से 18 अगस्त तक है, वो बेटा उसमें ऐसा आपको कुछ अलग से काम नहीं करना। फिजिकल रिपोर्टिंग अपने आप में कोई रिपोर्टिंग नहीं है, बस ठीक है। जिस भी NIT IIIT में आपका एडमिशन हुआ है वहां पर आपको पढ़ने के लिए जाना ही है। जिस टाइम पढ़ने के लिए जाओगे बेटा वहां पर आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वापस से देख लेंगे, बस दैट्स इट। वही फिजिकल रिपोर्टिंग है, अलग से कोई फिजिकल ऐसे रिपोर्टिंग नहीं है। csep.nic.in बेटा आपके पास वेबसाइट है बेटा, उस पर आपको विजिट करना है। JEE मेन का बेटा जो लॉगिन पासवर्ड था जो जोसा में आपने यूज किया था बेटा उससे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। डॉक्यूमेंट्स बेटा आपको अपलोड करने हैं। आपको बेटा जो SREF है बेटा स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फीस 5,000 रुपए है बेटा वो जमा करानी है। और बेटा ऑफकोर्स IAF 1 जमा करानी है। अपनी बेटा चॉइसेस है उनको फिल करना है। चॉइसेस बेटा वही होनी चाहिए जो आपको जोसा मिला था उससे बेटर वाली। ठीक है, ये बेटा आपके पास प्रोसेस है। हाँ बेटा मैं फीस की बात कर लूं, SREF 5,000 रुपए की है और बेटा आपकी जो IAF है वो 35,000 रुपए की। कुल मिलाकर आपको पहले मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम 40,000 रुपए देने हैं। फिर पहले राउंड का जब रिजल्ट आएगा बेटा तब आपको IAF 2 मतलब इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस 35,000 रुपए आपको जमा कराने हैं। मेरे ख्याल में सारी बात आपको समझ आ गई। हालांकि इसमें कोई बच्चा ऐसा कह सकता है कि सर IAF सर राउंड 2 के बाद भी लिख रखा है और राउंड 1 के बाद भी लिख रखा है। वो इसलिए कि राउंड 1 पर मान लो किसी बच्चे को कुछ मिल गया तो उसे राउंड 1 के बाद ही IAF 2 जमा करानी है। लेकिन किसी बच्चे को राउंड 1 के बाद मान लो कुछ नहीं मिला तो उसे IAF 2 जमा नहीं करानी। लेकिन उस बच्चे को राउंड 2 के बाद कुछ मिल गया तो उसे राउंड 2 के बाद IAF 2 जमा करानी है। तो जिस भी राउंड में आपको कोई सीट मिल जाए और आपको सीट पसंद हो तभी आपको IAF 2 जमा करानी है। IAF 2 तो IAF 1 तो बेटा आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम ही जमा करानी है। तो रफली बेटा आप मान के चल सकते हो कि 40,000 और 35,000 बेटा आपकी ये फीस है, जिसमें से बेटा 70,000 रुपीज आपकी कॉलेज को शिफ्ट देंगे। 5,000 रुपीज बेटा ऑफकोर्स आपकी काउंसलिंग की फीस है। बड़ा ध्यान रखना जो SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड है बेटा उनके लिए जो आपके पास SRPF वाले जो फीस है बेटा वो 5,000 रुपीज ही है। और बेटा जो IAF 1 और 2 है बेटा वो 14,000 और 16,000 है। इन बच्चों को बेटा 35,000 है और SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड की बेटा आपके पास ये 14,000 एंड 16,000 की फीस आपके पास रहेगी। मेरे ख्याल से बेटा सारी बेटा बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा मैं बोलना भूल गया। ये जो मैंने 40 था, अब कुछ बच्चा ऐसा होगा जो कहेगा कि सर मैं बिल्कुल फ्रेश CSEP के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, जो समय मैंने कुछ नहीं भरा था या भरा था तो मुझे कुछ मिला नहीं था, मैंने हमारा कोई फीस नहीं जमा कराई। अगर आपने जोसा के अंदर कोई फीस नहीं जमा कराई थी तो आपके लिए बेटा इस पेज पे जो लिखी हुई है ना वही फीस है। लेकिन किसी बच्चे ने अगर मान लो कि जोसा की काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया है और वहां पर उसने अगर कोई ना कोई फीस जमा करा रखी है,
अगर उसने फीस जमा करा रखी है तो उस केस में उसे कितनी फीस जमा करानी पड़ेगी वो डिफरेंट हो जाएगी। कोई बच्चा ऐसा है जिसने पहले जोसा के अंदर एसएएफ भी जमा करा रखी है, पीएफ भी जमा करा रखी है, तो उसने बहुत सारी फीस पहले से दे रखी है, तो उस केस में उस बच्चे को ये वाली फीस नहीं देनी होगी। हाँ, उसकी जो ये जो एसआरईएफ वाली फीस है वो तो लगेगी, लेकिन जो बाकी उसकी जो फीस थी कौन सी एसएएफ और पीएफ वाली फीस, वो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो उसको सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग अमाउंट ही जमा कराना पड़ेगा। और अगर मान लो कि कोई रिमेनिंग अमाउंट नहीं है तो नो इश्यूज। तो सर मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे कितनी फीस जमा करानी है? यू नीड नॉट टू वरी, आपके पोर्टल पे अपने आप लिखा आ जाएगा कि आपको कितनी फीस जमा करानी है। जिस बच्चे ने प्रॉपर एसएएफ पीएफ जमा करा रखी है और विथड्रॉ नहीं कर रखा, उनकी एसएएफ और पीएफ यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। यू नीड नॉट टू वरी। हाँ, हो सकता है कोई रिमेनिंग अमाउंट हो, वो बेटा एडजस्ट हो जाएगा। आपने ज्यादा जमा कर रखा है, आपकी कॉलेज में चला जाएगा। आपने कम जमा कर रखा, तो जो कम जमा करने वाला अमाउंट है वही आपके पास वहां पर डिस्प्ले होगा। यू नीड नॉट टू वरी। उस डिस्प्ले होने में अगर कोई डिस्क्रिपेंसी हो तो अगेन बेटा आप एक बार जो सीसैब है उनसे आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, हालांकि डिस्क्रिपेंसी होगी नहीं। जो बच्चा फ्रेश पार्टिसिपेट कर रहा है और उसने कोई फीस बेटा जो समय नहीं जमा कराई, उसके लिए आपके पास फीस है, ठीक है। कोई बच्चा ऐसा होगा जिसने एसएएफ जमा करा रखी है, पीएफ जमा करा रखी है, सॉरी एसएएफ जमा करा रखी है और एसएएफ जमा कराने के बाद विड्रॉ कर लिया, तो अब टेक्निकली क्या होगा? अब टेक्निकली उसकी एसएएफ जो है ना वो उन्होंने रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया कि हमने इसको एसएएफ रिफंड कर दिया। अब वो जो बच्चा होगा उसको ऑफ कोर्स ये वाली फीस जमा करानी है। समझिए इस बात को। किसी बच्चे ने एसएएफ जमा कराया था जोसा के अंदर, उसने फीस दे दी थी, लेकिन उसने विड्रॉ के लिए अप्लाई कर दिया। विड्रॉ के लिए अप्लाई कर दिया तो अब क्या होगा कि जोसा वाले उसको वाली फीस रिफंड कर देंगे। तो सीसैब के पास कोई पैसे आए नहीं और सीसैब के पास कोई पैसे नहीं है, तो ऑफ कोर्स आपको सारी फीस अब जमा करानी है। लेकिन किसी बच्चे ने अगर मान लो कि जोसा के अंदर विड्रॉ नहीं किया था, वो बेटा लगातार पार्टिसिपेट करता गया, फ्लोट करता गया, उस बच्चे की बेटा एसएएफ पीएफ यहाँ पर बड़े आराम से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। सो ये कोई खास इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, आपके पोर्टल पे अपने आप लिखा जाएगा आपकी फीस कितनी है, ठीक है। और अगर कुछ कम बत्ती होगा तो बेटा वो बड़े आराम से मैनेज हो जाएगा। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, ठीक है ना। कैटेगरी बेटा रिस्टोरेशन का मैंने जैसे कहा था बेटा आपके पास ऑप्शन मिलेगा, कैटेगरी बेटा आपको चेंज करानी हो तो बेटा 22 जुलाई और 23 जुलाई को बेटा आप है ना कैटेगरी चेंज कराना है। 23 जुलाई को शाम को 5 बजे तक ही कैटेगरी चेंज करानी है। ये बेटा सीसैब की काउंसलिंग के स्टार्ट होने से पहले का प्रोसेस है, ठीक है। ये बेटा लिख भी रखा है किसी बच्चे का बेटा एससी एसटी ईडब्ल्यूएस बेटा ओबीसी का मान लो कि डॉक्यूमेंट्स अगर सही नहीं थे तो उनकी कैटेगरी चेंज करनी पड़ेगी, उन कैटेगरी चेंज करनी पड़ेगी बेटा, उसके लिए आपके पास ये टाइम नहीं, ठीक है। बेटा डॉक्यूमेंट्स कौन से रेडी करने बेटा वही जो जोसा में थे, क्लास 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड है ना बेटा, बर्थ सर्टिफिकेट, क्लास 12th की मार्कशीट बेटा पासिंग सर्टिफिकेट एक ही बात है। जेईई मेन का 2026 का एडमिट कार्ड बेटा, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास मान लो कि आपको अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी में आते हो तो उनका, एससी एसटी में तो बेटा डेट का कोई इशू नहीं है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे का जो बेटा क्या कहते हैं का जो सर्टिफिकेट होगा वो बेटा हमेशा 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही होना चाहिए। रिसेंट साइज बेटा पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगी बेटा, बैंक चेक चाहिए होगा और बेटा या फिर पासबुक चलेगी, ठीक है। बेटा एक मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, वो आपने जोसा के टाइम में बनाया होगा, किसी बेटा ना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से उसको बनवाना होता है, उसमें सिंपल बातें पूछती हैं, हाइट क्या है, वेट क्या वगैरह वगैरह, सिंपल बातें पूछते हैं बेटा, वो आपको चाहिए होगा, उन्होंने जोसा बनवाया होगा, सिंपल सा है। ये पासपोर्ट वगैरह बेटा सिर्फ और सिर्फ जो फॉरेन स्टूडेंट्स है ना उनके लिए ही है। बट बाकी तो ठीक है, मैं तो सिंपल सी बात लिखी हुई कि ना सिर्फ उससे बड़ा तभी अप्लाई करना है सीसैब के अंदर जब आपको लगता हो कि यार मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ और मेरे ख्याल से सीसैब में पार्टिसिपेट करना चाहिए। यहाँ पर बेटा अगेन फ्रीज फ्लोट स्लाइड के बेटा ऑप्शंस आप पहले से जानते हो, इसलिए बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लेन नहीं करूंगा। पहले राउंड में आपको कोई चीज मिली हो, कोई कॉलेज आपको मिली हो, लेट्स से कि आपने 10 ऑप्शंस भर रखे थे, आपको 6th ऑप्शन मिला हो, आपको लगता हो कि मैं राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, 6th तो मैं रखूंगा मैं, लेकिन 1 2 3 4 5 के अंदर कहीं पर भी अगर जगह खाली हो तो मुझे वहां पर शिफ्ट कर दिया जाए, तो बेटा ऐसे केस में आप फ्रीज कर सकते, सॉरी ऐसे केस में आप बेटा फ्लोट कर सकते हो। फ्रीज का मतलब तो ये कि हाँ मुझे 6ठे नंबर का ऑप्शन मिला और मैं राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, मैं 6ठे वाले राउंड के अंदर जो मिल रहा है मुझे वही चाहिए, तो आप बड़ा फ्रीज कर देना। ऊपर वाले किसी ऑप्शन में अगर जाना चाहते हो राउंड 2 में, तो आपको फ्लोट करना है। स्लाइड जो है वो फ्लोट जैसा ही है, लेकिन उसका मतलब ये कि मान लो कि 6ठे राउंड के अंदर आपको, मैं एग्जांपल ये बोल रहा हूँ कि लेट्स से कि एमएनआईटी जयपुर के अंदर इलेक्ट्रिकल मिली और आपके पास 4th ऑप्शन जो है वो एमएनआईटी जयपुर के अंदर कंप्यूटर साइंस है। एमएनआईटी जयपुर में इलेक्ट्रिकल मिली और आपको लगता हो कि यार मैं ना 1 2 3 और 5 ऑप्शन जो ना मैं वो नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ और सिर्फ एमएनआईटी जयपुर के अंदर कंप्यूटर साइंस ही लेना चाहता हूँ, अदरवाइज तो इलेक्ट्रिकल मेरे पास है ही है। तो आप अगर आपको जो ऑप्शन मिला है वो जिस एनआईटी ट्रिपल आईटी का है, उसी ऑप्शन वाला अगर कोई ऑप्शन अगर ऊपर है, आप सिर्फ उसी पर अगर शिफ्ट होना चाहते हो तो आपको स्लाइड करना है। तो फ्लोट में क्या होगा कि ऊपर का कोई भी ऑप्शन है ना वो सारे मेरे को एक्सेप्टेबल है। स्लाइड में मैंने ऑप्शंस फिल कर रखे हैं, तो जो मुझे मिला है उसके ऊपर वाला सिर्फ और सिर्फ मुझे वही एक्सेप्टेबल है जो मेरी इस कॉलेज का है, जो कॉलेज मुझे मिली है, ठीक है। विदड्रॉ मतलब बड़ा ऑफ कोर्स है ना, मुझे जो मिला है मैं वहां से बाहर निकलना चाहता हूँ, एग्जिट भी मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। एक नया ऑप्शन है बेटा, दैट इज सरेंडर। मैं सरेंडर समझाता हूँ बेटा, बाकी तो मैंने कई बार आपको समझा रखी। सरेंडर का मतलब ये है कि लेट्स से कि आपको 6th राउंड के अंदर एमएनआईटी जयपुर के अंदर इलेक्ट्रिकल मिली है, सॉरी बेटा 1st राउंड के अंदर आपको सीसैब के पहले राउंड के अंदर आपको एमएनआईटी जयपुर के अंदर इलेक्ट्रिकल मिली है, 6ठा ऑप्शन। आपको लगता है कि ना 1 से 5 तक मुझे कोई मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मैं एमएनआईटी जयपुर की इलेक्ट्रिकल तो नहीं लूंगा, ये तो तय है। इसके ऊपर कुछ मिलता है तो मुझे 2nd राउंड में दे देना, अदरवाइज मैं ना इसको छोड़ रहा हूं। समझे इस बात को कि मैं 6ठा ऑप्शन छोड़ रहा हूं। फ्लोट में और स्लाइड में आप छोड़ते नहीं हो,
फ्लोट और स्लाइड में आप ऊपर वाला कोई मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज तुम छठा ऑप्शन छोड़ते नहीं हो। सरेंडर के अंदर आप सिक्स्थ ऑप्शन को छोड़ रहे हो, लेकिन फिर भी आप राउंड 2 के अंदर जा रहे हो। विथड्रॉ के अंदर तो आप राउंड 2 में नहीं जा रहे, एग्जिट में आप राउंड 2 में नहीं जा रहे, बल्कि विथड्रॉ करके एग्जिट करके आप काउंसलिंग से बाहर निकल गए। सरेंडर के अंदर आप इस सिक्स्थ ऑप्शन को छोड़ देते हो कि मुझे ये छठा ऑप्शन नहीं चाहिए, लेकिन आप कहते हो कि मैं राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता हूं और मुझे अगर 1 से 5 तक अगर कहीं पर जगह खाली मिलती है तो आप मुझे वहां शिफ्ट कर दो। तो मुझे बच्चा ऐसा हो सकता है जिसको ऐसा लगता है कि ना मुझे यार बिट्स गोवा के अंदर इलेक्ट्रिकल मिल रही है, मैं एमएनआईटी जयपुर में इलेक्ट्रिकल लूंगा, इससे अच्छा मैं बिट्स गोवा के अंदर में इलेक्ट्रिकल लूंगा, तो मुझे ये तो नहीं चाहिए। तो क्या करेगा कि छठे जो अपना सिक्स्थ ऑप्शन जो था उसको वो सरेंडर कर देगा कि यार आप रखो। हाँ, ऊपर के जो 5 ऑप्शन है ना वो मेरे अच्छे हैं, वो मेरे बिट्स गोवा के इलेक्ट्रिकल से बैठ रहे हैं, वहां जगह मिलती हो तो मुझे बता देना, मैं ले लूंगा। अदरवाइज बड़ा मैं ऑफ कोर्स वो जो बच्चा बोलेगा कि मैं ऑब्वियस बात है मैं बिट्स गोवा हैदराबाद जाना बिट्स गोवा इलेक्ट्रिकल लेना पसंद करूंगा। तो सरेंडर के अंदर आप वो स्पेसिफिक सीट छोड़ते हो, लेकिन आप राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो और राउंड 2 में अगर अच्छा ऑप्शन अगर आपको मिलता है तो आपको वहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। विथड्रॉ और एग्जिट के अंदर तो आप उस ऑप्शन को भी छोड़ते हो और काउंसलिंग को भी छोड़ते हो, लेकिन सरेंडर के अंदर आप उस ऑप्शन को छोड़ते हो लेकिन काउंसलिंग को नहीं छोड़ते हो। और काउंसलिंग 2 के अंदर अगर राउंड 2 के अंदर आपको बड़ा ऑप्शन मिलता है तो आपको वहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है ना। जब आप बेटा क्या कहते हैं पहले राउंड का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, वही ऑनलाइन रिपोर्टिंग बेटा जो अपन जोसा के अंदर करते हैं, विलिंगनेस दिखानी पड़ती है। विलिंगनेस के अंदर बेटा ये आपके पास ऑप्शंस आएंगे, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, सरेंडर वगैरह वगैरह, वो भरने होते हैं बेटा। ऑफ कोर्स आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं। आपको बेटा जो इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस 2 है ना वो जमा करानी होती है। इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस बेटा पहले से 35,000 जमा करा चुके हो, ये 35,000 बेटा आपको और जमा करानी पड़ेगी। SC ST और फिजिकली हैंडीकैप को 16,000 जमा करानी पड़ेगी। और बेटा उसका मान लो कि कोई क्वेरी जनरेट हुई, क्वेरी बेटा याद है ना जो समय आपको सिखाया था कि अगर मान लो कि आपका कोई डॉक्यूमेंट ब्लर्ड है, डॉक्यूमेंट सही नहीं है, तो ऐसे केस में आपको मैसेज करेंगे, मेल करेंगे, आपको उसका रिप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। रिफंड के लिए मैं बहुत ही क्लियरली इस बात को बोल दूं कि जो बड़ा SREF वाला बड़ा स्पेशल राउंड की जो बड़ा एनरोलमेंट फीस है ना वो बड़ा आपकी कभी भी रिफंड नहीं होगी, 5,000 रुपीज। हाँ बड़ा बाकी जो फीस है बड़ा आपकी रिफंड हो जाएगी। अगर आप विड्रॉ करते हो टाइमली तो 2,000 रुपए काट के बड़ा आपकी रिफंड कर दी जाएगी। लेकिन अगर आपने विड्रॉ अगर टाइमली नहीं किया, बड़ा विड्रॉ की टाइमलाइन बड़ा हमने बता रखी है, अगर मैंने टाइमली अगर विड्रॉ नहीं किया तो उस केस के अंदर बड़ा आपकी जो फीस होगी वो रिफंड नहीं होगी। वो मान के चलेंगे कि बच्चा जो है वो CSAP के अंदर जो उस कॉलेज मिल रहा है वो ले रहे हैं, तो वो बड़ा ऑफ कोर्स फीस रिफंड नहीं करेंगे। भाई फीस रिफंड तो उसकी करेंगे ना जो काउंसलिंग से टाइमली बाहर निकल रहा है, जो टाइमली बाहर नहीं निकल रहा वो तो मान के चलेंगे कि हाँ इसका उसने सीट ले ली है बेटा, वो उस केस में आपकी फीस रिफंड नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, यही सब बातें थी। एंड बेटा ये सारे कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रखने हैं रेडी मैंने आपको बड़ा बताया रखा है। एंड ये तो मैंने सिंपल सी बातें लिख रखी है। टाइमली बेटा सारे सारे काम कर लें, डेडलाइंस बेटा चेक कर लें किस टाइम बेटा कौन से हैं, चॉइसेस बेटा सिर्फ और सिर्फ वही फिल करें जो आपको अब आपके पास जो ऑप्शन पहले से उससे बेटर होने वाली बेटा वही। डॉक्यूमेंट्स बेटा ब्लर्ड नहीं होने, जो डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल परफेक्ट से होने चाहिए। और बस ठीक है ना। ठीक है बेटा, फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बेटा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना। मेरे से कोई बात रह गई हो, छूट गई तो आई विल ट्राई टू रिप्लाई। csap.nic.in बेटा आपके पास काउंसलिंग का पोर्टल होगा, वहां पर बेटा कोई अगर आपको बात करनी हो तो बेटा info.csap2026@iiestsac.in पर बेटा आप बात कर सकते हो। मैंने सारे के सारे जो डाउट्स आपके मन में आ सकते हो सारे के सारे बेटा आपको रिप्लाई कर दिए। फिर भी आपको लगता है कि कोई बात छूट गई है, आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।